हेलो एवरीवन। तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पहला जो मैंने चैप्टर पढ़ा था जीनोमिक्स में पहला जो टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2002 में जो है समाप्त हो गया था। और यह जो प्रोजेक्ट है कि इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने भाग लिया था। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो भूमिका है वो सबसे अधिक हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया था और लीड की भूमिका निभाई थी। इसीलिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो भूमिका इस प्रोजेक्ट में सबसे अधिक होती है। और इसमें कनाडा, फ्रांस, जापान, चाइना और भारत इन देशों ने मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट में भाग लिया और इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा करने में जो है सहायता किया। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि मानव जीनोम के ऊपर जो भी आनुवंशिक अनुक्रमण है या क्षार अनुक्रमण है उसको जो है पढ़ना था, उसका अध्ययन करना था। तो इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में जो है जीनों का अध्ययन करना एक लक्ष्य था। और इसमें मुख्य रूप से दो तकनीकों का प्रयोग किया गया था। पहला अनुक्रम टिप्पण के मदद से नाइट्रोजन क्षार अनुक्रमों का पता लगाया गया था। नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, इन डीएनए क्षारों के बारे में जाना गया, इनका पता लगाया गया, इनके फंक्शंस के बारे में जाना गया। और दूसरा जो तकनीक है वह जैव सूचना है। जैव सूचना की मदद से जो है ये जैव सूचना की मदद से जो भी आनुवंशिक आंकड़े जो है एचजीपी के माध्यम से प्राप्त हुए थे उसको सुपर कंप्यूटर में जो है उसको सुरक्षित किया गया, संग्रहित किया गया जैव सूचना तकनीक के माध्यम से। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के परिणाम के बारे में। इस प्रोजेक्ट के कई परिणाम निकले। पहला परिणाम तो ये प्राप्त हुआ कि ये पता चला कि मानव जीनोम के अंदर जो है नाइट्रोजन क्षार जो है वे जोड़े के रूप में है। जो डीएनए है वह बेस पेयर्स में है, मौजूद हैं। लगभग 3 बिलियन जो डीएनए है वे बेस पेयर्स में 3 बिलियन जो है डीएनए जोड़े में है। दूसरा जो इसे परिणाम निकला कि ये पता चला कि मानव जीनोम के अंदर जीनों की जो कुल संख्या है 25 से 30 हज़ार जो है जीन हैं। और इन जीनों के बारे में इनके फंक्शंस के बारे में समझना, इनके प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहे इनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानना ही इस प्रोजेक्ट को जो है लक्ष्य हो गया था। इन जीनों के बारे में अध्ययन करना ही जो है इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य बन गया था, इन सभी जीनों के बारे में। तीसरा परिणाम ये निकला कि इससे पता चला कि मानव जीनोम के अंदर जो है लगभग 50% जो जीन हैं डीएनए हैं वो पुनरावृत्ति के क्रम में हैं, रिपीटेड सीक्वेंस में मौजूद हैं। इसका जो चौथा परिणाम ये प्राप्त हुआ कि ये पता चला कि किसी मानव के जीनोम के अंदर किसी विशिष्ट कोशिका के अंदर जो है किसी विशिष्ट कोशिका में का मात्र 2% ही जीन जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और क्रियाशील होता है, मात्र 2% जीन ही। पांचवा परिणाम ये प्राप्त हुआ कि जो भी मानव के अंदर जो आपसी समानताएं होती हैं, आनुवंशिक जो समानताएं होती हैं वह 99.9% है। जैसे कि मेरी बहन और मुझ में जो आनुवंशिक समानताएं हैं वह 99.9% है। और बाकी जो डिफरेंस, लक्षण और विविधता देखने को मिलती है हमें कई बच्चों में, कई माता पिता में, तो वो जो 0.1% असमानताओं की वजह से होता है। 99.9% समानताएं होती हैं लेकिन 0.1% असमानताएं भी होती हैं। इस प्रकार ये परिणाम प्राप्त हुआ। इसके लाभ क्या हुए? इसके पहला लाभ ये निकला कि इससे जो है आनुवंशिक जो बीमारियां होती हैं, आनुवंशिक डिजीज़ों के बारे में जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो है जानने में मदद मिली। और दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे जो है जीनों की कार्यविधि और उनके प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में वे कैसे भाग लेते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं और कौन सा जीन कौन से डिजीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, ये सब जानने में जो है मदद मिली, लाभ प्राप्त हुआ। तीसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि एचजीपी के आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके ये पता चला कि मानव के विस्थापन, मानव का विकास क्रम, मानव के आपसी नस्लों के बीच संबंधों के बारे में जो है जाना गया। इसका चौथा लाभ ये प्राप्त हुआ कि जब एचजीपी आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो मात्र जो है संभावना के आधार पर जो है रोगों की पहचान करने की कोशिश की गई। जैसे कि किसी व्यक्ति पर संक्रमण, विकिरण, प्रदूषण, कोई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकोप हो, इन सब चीज़ों का जो प्रभाव होता है उसको संभावना के असर पर जानने में मदद मिली।
कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी को किसी प्रदूषण का प्रभाव हो जाता है, होने वाला है, तो उसको पहले से ही पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति पर जो प्रदूषण का प्रभाव हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे ही इसका नेक्स्ट लाभ ये प्राप्त हुआ कि इससे बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में अलग अलग दवाएं बनी, नई नई दवाओं का विकास हुआ, नई नई जो है ट्रीटमेंट्स विकसित हुई, तकनीक विकसित हुए। तो इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र जो है एजीपी की वजह से बहुत अधिक उन्नति कर पाया है। और इससे जो है मेडिकल क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। मेडिकल क्षेत्र में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जिनके लिए जो है जल्दी ट्रीटमेंट्स और दवाएं विकसित नहीं हो पाती हैं, उसको बनाने में मदद मिला। डॉक्टर जो है इस एजीपी के आंकड़ों की मदद से नए नए दवाएं और नए ट्रीटमेंट जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए मददगार साबित हुए, उसके बना पाने में जो है वे सक्षम हो पाए। वो एजीपी के सहायता से ही हो पाया। और एजीपी की मदद से जो है BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड दो जो है जीनों का खोज की गई। दो जीनों का खोज किया गया जो कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर में पाए जाते हैं। तो जो है इसके जो है पता संभावना के स्तर पर भी लगाया जा सकता है। जैसे कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस थी एंजेलिना जूली। इनकी माता, इनकी नानी, इन सबको जो है ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो इनकी संभावना था कि इनको भी भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इन्होंने अपना चेकअप कराया, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है मैरियट कंपनी। इन्होंने उस कंपनी में जो है अपना टेस्ट कराया, तो इनके ब्रेस्ट में पाया गया कि BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड नामक दोनों जीन मौजूद हैं इनके ब्रेस्ट में। तो इनको जो है फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने की पूरी चांसेस थी, और तब इन्होंने अपने ब्रेस्ट को ही हटवा दिया। तो इस प्रकार जो संभावना के स्तर पर जो व्यक्तियों की रक्षा किया गया और किया जा रहा है। तो और इससे जो है गैस्ट्रिक फाइब्रोसिस, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है जिसके लिए दवाएं उपलब्ध नहीं थी गैस्ट्रिक फाइब्रोसिस के लिए, लेकिन एजीपी की मदद से पता चला कि इस रोग में जो है CFTR नामक जीन मौजूद है। और एजीपी की मदद से ही इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स और दवाएं विकसित की गई, जैसे कि अभी हाल ही में CFTR बाइप्लोरोसिस नाम की जो है ट्रीटमेंट तकनीक विकसित हुई है। तो इस प्रकार जो है एजीपी से बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हुई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वाइड जीनोम प्रोजेक्ट। वाइड जीनोम प्रोजेक्ट का जो वाइड जीनोम जो प्रोजेक्ट है, यह 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2026 में समाप्त हुआ था। वाइड जीनोम प्रोजेक्ट भी एक बहुराष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। और इस वाइड जीनोम प्रोजेक्ट को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोलॉजी जो है संस्था, इसके कंट्रोल में जो है वाइड जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और इसके कंट्रोल में ही यह जो विकसित हो रहा है। वाइड जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से एक सुपर कंप्यूटर पर जो है मानव जीनोम का विकास करना है, संपूर्ण मानव DNA का निर्माण करना है, और उस मानव DNA की मदद से जो है उस मानव DNA का जो अध्ययन करना है, उस निर्माण करके फिर उसका अध्ययन करना है। तो इससे हमें दो प्रकार के लाभ प्राप्त होता है। इससे ये लाभ प्राप्त होता है कि मानव जीनोम का जो है वाइड जीनोम प्रोजेक्ट से मानव जीनोम का जो बेहतर समझ विकसित होगी, और अधिक उसके बारे में जो है समझ पाएंगे वैज्ञानिक। दूसरा लाभ ये प्राप्त हुआ कि जीनोम संशोधन पर आधारित जो है नई नई दवाएं विकसित हो पाएंगी, जो कि वाइड जीनोम प्रोजेक्ट से ही संभव है। तो इस प्रकार हमने वाइड जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जाना। अब है नेक्स्ट अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह 2018 में स्टार्ट हुआ था, और इसकी समाप्ति 2028 में होने वाली है। यह 2028 तक चलने वाला है। तो अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह भी बहुराष्ट्रीय स्तर की परियोजना है, और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु प्रोटोजोआ हैं, इन सब के जीनों का अध्ययन करना है। जितने भी प्रोटोजोआ में आ जाएंगे कवक, सूक्ष्म जीव, ये सब जो हैं कवक, सूक्ष्म जीव, जंतु, पक्षी, ये सब जो है इन सब के जीनों का अध्ययन करना जो है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य ये भी है कि इसके जो प्रथम चरण है, इसका प्रथम चरण में जो है 15 लाख यूकैरियोटिक जीवों का जो है अध्ययन करना है, जीनों का अध्ययन करना है। इसके प्रथम चरण का लक्ष्य रखा गया था। और इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में जो है संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण करना। इससे जो है जीनोम अध्ययन से जो भी डेटा प्राप्त होता है, उससे जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई जो है रणनीतियाँ विकसित की गई,
कि पहले से तो रणनीतियाँ थी, लेकिन जब जीनोम का अध्ययन किया गया, उससे जो डाटा प्राप्त हुआ, उससे और अधिक जो है रणनीतियाँ विकसित हुई, जिससे जीवों को संरक्षित किया जा सके। ज़्यादातर जो विलुप्त हो रहे जीवों को, जो कि अभी विलुप्त होने के कगार पर है, उनको बचाया जा सके, उनके लिए नई संरक्षण के लिए नई रणनीतियाँ तैयार की जा सकी। इस उद्देश्य से जो है यह शुरू किया गया था। इसका तीसरा उद्देश्य ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति करना, उन्नति करना। इससे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए संसाधन विकसित हुए, नए नए तकनीकी विकसित हुई। तो इस प्रकार जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। इसका एक अन्य उद्देश्य है, चौथा उद्देश्य है जीवन की उत्पत्ति और विकास की समझ। जीवन की उत्पत्ति कि जीव कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे विकास करते हैं, उनका विकास क्रम क्या है, उसके बारे में जानना जो है इस प्रोजेक्ट का ये भी उद्देश्य था कि जीवों के बारे में अध्ययन करना, उनके विकास क्रम के बारे में अध्ययन करना। अब इसके हम लाभ की बात करेंगे अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का। इसका लाभ क्या प्राप्त हुआ? इसका पहला लाभ ये प्राप्त हुआ कि संरक्षण में मदद मिली। जो उद्देश्य को लेकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था वो सफल रहा। इससे जो है जीवों के संरक्षण में मदद मिली। मोस्टली जो विलुप्त हो रहे जीव हैं उनके बारे में जाना गया कि कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं, किनको संरक्षण की ज़रूरत है और किस प्रकार के संरक्षण दिया जाए। उसके अनुसार जो है इस जीनोम डाटा से उस प्रकार की रणनीतियाँ विकसित हो पाई हैं और इससे जो है विकास की समझ विकसित हुई। जीवों से संबंधित जीवों को लेकर जो है विकास की समझ विकसित हुई कि जीव कैसे विकसित होते हैं पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, परिवेश में, किस प्रकार वो जो है वृद्धि करते हैं, किस प्रकार कोई जीव बिना वृद्धि के ही रह जाता है। तो ये सब जानने में जो है मदद मिली। इससे जो है नई दवाएं और जो है उपचार विकसित हुए, नई तकनीकें विकसित हुई। जो भी जीनोम अध्ययन से जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई, रोगों की रोकथाम के लिए नई दवाओं की खोज की गई इस जो है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट से। और इससे बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। इससे जो है जैव ऊर्जा के विकल्प जो हैं उसको खोजा गया, जैव ऊर्जा के विकल्प विकसित हुए। पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में वृद्धि हुई। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जो है नई विधियाँ, नई रणनीतियाँ विकसित हो पाईं। पोषण स्तर को लेकर जो है जीवों के पोषण स्तर को लेकर जो है संसाधन एंड दवाएं विकसित की गई। तो इस प्रकार जो है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट जो है हमारे पृथ्वी के संरक्षण के संदर्भ में जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क जीनोम है। डार्क जीनोम, यह जो जीनोम है, डार्क जीनोम है, यह जीनोम का वह भाग होता है जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसलिए जो है कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसको जीन की श्रेणी में ही नहीं मानते हैं कि ये जीन नहीं होते हैं। लेकिन जो है ये जो डार्क जीनोम है बहुत से अध्ययन और प्रयोगों से पता चला कि डार्क जीनोम के कुछ भाग से बिपोलर डिसऑर्डर्स या फिर सिजोफ्रेनिया, जो कि एक गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक बीमारी है, इन रोग के लिए उत्तरदायी जो है डार्क जीनोम के ही कुछ भाग हैं। तो इस प्रकार जो है ये महत्ता समझा गया कि डार्क जीनोम के बारे में भी अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो है के लिए भी उत्तरदायी हो रहे हैं। पहले जो है डार्क जीनोम को जंक डीएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसको डार्क जीनोम नाम दे दिया गया है। हमारे शरीर में लगभग 95.5% जो हिस्सा है वह डार्क जीनोम का ही है। तो डार्क जीनोम जो है डार्क जीनोम हमारे बॉडी में व्यर्थ का ही पड़ा रहता है, इसीलिए हम इसको जो है कई वैज्ञानिक इसको जीन की श्रेणी से मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने डार्क जीनोम के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ईडीएनए है, इन्वायरमेंटल डीएनए। इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है? इन्वायरमेंटल डीएनए जो है किसी परिवेश में पाए जाने वाले जो है डीएनए का समूह है, जो कि उस परिवेश में उपस्थित जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। और यह जो ईडीएनए है जल, मृदा और वायु 3 चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। और इस प्राप्त किया जाता है और इस ईडीएनए की मदद से जो वैज्ञानिक है उस परिवेश में जितने भी उपस्थित जीव जंतु हैं
उनके बारे में उनके जीनों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं इस ईडीएनए की ही मदद से। और जो है इस ईडीएनए की ही मदद से उस परिवेश में जो भी जीव जंतु उपस्थित हैं उनके विस्थापन क्रम, उनके विकास और उनके व्यवहार, इन सब के बारे में वो पता कर लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल डीएनए है, ईडीएनए जो है हमारे पर्यावरण को लेकर शुरू किया गया था, पर्यावरण के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसका सबसे खास बात ये है कि जो भी इन्वायरमेंटल डीएनए जो है, जो भी एक परिवेश होता है, कोई एक परिवेश ले लिया जाता है, कोई भी परिवेश, उस परिवेश में जितने भी जीव जंतु उपस्थित होते हैं वे अपने शरीर से नाखून के माध्यम से या बालों के माध्यम से या फिर कोई जीव की मृत्यु हो गई है उस मृत कोशिका के माध्यम से वे जो है या मृत पेशाब के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से, पेशाब में मल मूत्र बोलते हैं, मल मूत्र के माध्यम से, इन सब के माध्यमों से जो है उस परिवेश में जो है ईडीएनए छोड़ते रहते हैं। और वही ईडीएनए को जो मृदा जलवायु से वैज्ञानिक जो है उन ईडीएनए को इकट्ठा करके अनुसंधान में ले जाकर उस ईडीएनए के ही माध्यम से उस परिवेश में उपस्थित जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। उन जीव जंतुओं के विकास क्रम, कौन सा जीव विलुप्त होने के कगार पर है, कौन से जीवों को बचाने के संरक्षण की ज़रूरत है, इन सब के बारे में पता लगा लिया जाता है। और इसकी एक खास बात और ये है कि बिना जीव जंतु को फिजिकली पकड़े, बस उनके उस ईडीएनए के माध्यम से ही उस जीन के, उस जानवर के बारे में, उस जीव जंतु के बारे में, उसके पूरा विकास क्रम को ही जाना जा सकता है। वो जीव कैसे विकसित है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसको किस प्रकार के संरक्षण की ज़रूरत है, सब पता लगाया जा सकता है। ये जो हमारे पर्यावरण को लेकर शुरू किया गया था, पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किया गया था, जो कि काफ़ी सफल प्रयास रहा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीनोम इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी जो है यह जीन अभियांत्रिकी कोई मूल प्राणी, कोई एक मूल जीव है, उसके जीनोम में किसी बाह्य जीनोम को जब जोड़ दिया जाता है उसी को जीन अभियांत्रिकी के नाम से जाना जाता है। और किसी मूल जीव के किसी बाह्य जीव के जीनोम में किसी बाह्य जीव के जीनोम को जोड़ने से उस जीव में जो है अन्य दूसरे आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं प्रकट हो जाते हैं, जो कि जीव में कभी नहीं देखा गया हो। तो इसी को हम जीन अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और जीन अभियांत्रिकी जो है एक तकनीक है जिसके माध्यम से जो है बहुत अधिक हमें लाभ प्राप्त हुआ है। और यह इसका एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से जीन अभियांत्रिकी की प्रक्रिया होती है। इसमें तो सबसे पहले जीन की पहचान की जाती है। जैसे कोई मूल प्राणी है, जैसे कोई मूल प्राणी का मतलब कोई मान लो भैंस है। भैंस में जो है लोग उसमें जीन को जोड़कर उसके दूध की उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो है किसी दूसरे जीव के जीनोम की पहचान करेंगे कि कौन सा जीन को इसमें डालने से दूध की उत्पादकता बढ़ सकती है। तो फिर उस जीन को पहचाना जाता है, फिर उसको आणविक कैंची के माध्यम से उस जीन को काटा जाता है उस प्राणी के जीनोम से। फिर उस जीन को जो है एक संवाहक में जोड़ा जाता है, जिससे रिस्ट्रिक्शन डीएनए का निर्माण होता है। और इस रिस्ट्रिक्शन डीएनए को जो है भैंस के जीनोम में डाल दिया जाएगा, फिर उसको एक ऐसा परिवेश दिया जाएगा जिसमें एक अनुकूल परिवेश दिया जाएगा उसके पोषण के लिए, विकास के लिए, कि वो जिस उद्देश्य के लिए उस प्राणी में जीनोम ट्रांसफ़र किया गया था, जिससे वे ट्रांसजेनिक जीव बन गया, वह उस प्रकार वृद्धि विकास कर पा रहा है कि नहीं, वह हमारा प्रयास सफल हो पाया है कि नहीं। तो इसी प्रक्रिया को ये एक जीन अभियांत्रिकी की पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से यह जो है तकनीक है पूरी हो पाती है। और इस तकनीक के जो है कई लाभ भी हैं, जैसे कि इससे
जैसे कि इससे मानव के उपयोग के लिए प्रोटीन और दवाओं का विकास किया जाता है, प्रोटीन और टीकों का विकास किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन्स विकसित हुए थे, वे जीन अभियांत्रिकी की मदद से ही विकसित हुए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ही विकसित हुए थे। तो जैसे कि कोई प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, इन सब का निर्माण जो है जीआई तकनीक के माध्यम से ही किया जाता है। और इसका लाभ ये प्राप्त हुआ हमें कि इससे जो जीएम फसलों एवं जंतुओं का विकास किया गया, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजाल, ये सब जो बीटी सैलिमोन, ये सब जो है जीएम सैलिमोन, ये सब जो है इन सब का विकास जो जीआई तकनीक के माध्यम से ही संभव हो पाया। और इससे जो है जो जीव होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानने में मदद मिली। जीवों के अध्ययन में जो है सहायता मिली हमें जीआई तकनीक के माध्यम से। तो हमने जीआई तकनीक के बारे में पढ़ा, समझा। अब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जीएम क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी। जीएम क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसका फुल फॉर्म है। जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सिसजेनिक क्रॉप्स होता है, दूसरा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स और तीसरा नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो सिसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ये समान प्रजातियों के मध्य प्रत्यारोपित किए जाते हैं। समान प्रजातियों के मध्य जो है जीनों का प्रत्यारोपण किया जाता है। जैसे कोई भैंस है तो उसके उस भैंस में जो भैंस का ही जो है जीन प्रत्यारोपित किया जाएगा। और यह जो सिसजेनिक जो क्रॉप है यह संरक्षित होता है, मतलब सुरक्षित होता है ये। और इसमें जो कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता है। जैसे कोई जीव में कोई दूसरे उसी प्रजाति समान प्रजाति के मध्य जीन का प्रत्यारोपण किया जाता है तो इसमें कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता है। और इसमें भी जीआई तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में जो है असमान प्रजातियों के मध्य जीन का प्रतिरोपण किया जाता है, अलग अलग प्रजातियों के मध्य। और यह जो प्रक्रिया होती है इसको अधिक संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो है अलग प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं जो कि उस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो। और इसके लिए भी जीआई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। नॉन ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं ये इनमें कोई जीन का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, बल्कि उस जीव में उपस्थित जीन को हटा दिया जाता है, जीन को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये भी सुरक्षित होती है, इसमें भी कोई नया लक्षण देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए भी जीआई तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में। जो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं, ट्रांसजेनिक जो फसल होते हैं, इनके जो विकास होता है किसी प्राकृतिक फसल के जीनोम में, कोई प्राकृतिक फसल है उसके जीनोम में किसी अन्य प्रजाति के जीन को जोड़कर जो है किया जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का विकास। और इससे जो है उस फसल में नए गुण प्रकट किए जाते हैं। इसी को हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। और ट्रांसजेनिक जो फसल होते हैं इनका जो विकास होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो तकनीक है इसी पर आधारित होता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है। इसी के माध्यम से जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का विकास किया जाता है। और वर्तमान जो हमारी कृषि व्यवस्था है उसमें जो है ट्रांसजेनिक फसलों का जो विकास है, महत्व है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ट्रांसजेनिक फसलों के जो है 6 लाभ देखने को मिलते हैं, 6 बड़े लाभ देखने को मिलते हैं। पहला जो लाभ है उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा पोषण स्तर में सुधार, तीसरा है खरपतवारनाशी प्रतिरोधक क्षमता, चौथा कीट प्रतिरोधक क्षमता, पाँचवा है नए उत्पादों की प्राप्ति, छठवां है औषधीय गुणों का विकास। तो ये 6 प्रकार के लाभ जो ट्रांसजेनिक फसलों से देखने को मिलते हैं। अब हम 6 लाभों के बारे में डिटेल में जानेंगे। जो उत्पादकता में वृद्धि ये कैसे होता है? तो इसके अंतर्गत जो है ऐसे जीएम फसलों का विकास किया जाता है जो कि अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है समान मात्रा में जो है प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब कि सूखा, बाढ़, इन सब में भी कोई भी जलवायु परिवर्तन की दशा हो, कितने भी प्रतिकूल दशा हो, उसमें जो है उच्च पैदावार पैदा कर सकते हैं। जीएम क्रॉप जो उच्च पैदावार पैदा कर सकते हैं उन पर जो किसी भी प्रकार का जो है सूखे का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो इस प्रकार जो है कृषि पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो है कम करने में जो है जीएम क्रॉप्स अधिक उपयोगी साबित हुआ है। तो जीएम क्रॉप्स जो है इसका उदाहरण के लिए देखें तो
इंडोनेशिया ने जो है जीएम क्रॉप्स के माध्यम से अपने देश में शक्कर की उत्पादकता को बढ़ा दिया है। इसी प्रकार ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो कि एक कृषि प्रधान देश है, ये भी जो जीएम क्रॉप्स की मदद से अपना कृषि क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। और अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देश भी जो है जीएम क्रॉप्स का जो है प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं। ऐसे ही रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरल में है, केरला ने जीएम रबर का विकास किया। वैसा जीएम रबर जो कि कम तापमान में भी समान वृद्धि, विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकती है। और इसका विकास जो है मोस्टली उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है जब तापमान कम होता है, जब बर्फ़ का दिन होता है, तो उसमें रबर की उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये जीएम रबर का विकास उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ही किया गया। तो जीएम रबर का विकास कैसे हुआ? तो जो जीएम रबर है, सामान्य रबर में MnSOD नामक जीन को डाला गया, जिससे जीएम रबर का विकास हुआ। अब ये जो जीएम रबर विकसित हुआ, ये कम तापमान में भी समान वृद्धि, विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकती है। पहला जो जीएम रबर है 2021 में असम के गुवाहाटी में लगाया गया। इसके परीक्षण के लिए, जीएम रबर के परीक्षण के लिए पहला जो जीएम वृक्ष है, इसको लगाया गया गुवाहाटी असम में लगाया गया। इसी प्रकार पोषण स्तर में सुधार। पहला में हमने देखा उत्पादकता में वृद्धि, कैसे जीएम रबर का विकास करके उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। दूसरा पोषण स्तर में सुधार। पोषण स्तर में सुधार कैसे होता है जीएम फसलों से, ट्रांसजेनिक क्रॉप से? तो वो देखेंगे जैसे गोल्डन राइस और जीएम बनाना, ये जो है दो इन पोषण सुधार। जैसे गोल्डन राइस, सामान्य जो राइस है उसमें बी कैरोटीन नामक जीन को डाला गया, जिससे गोल्डन राइस का विकास हुआ। जो गोल्डन राइस है, इसको 1990 के दशक में जो है रॉकफिलर फाउंडेशन के सहयोग से इंगो पेट्रिकस और पैटर बियर, ये दो वैज्ञानिकों द्वारा जो है इंगो पेट्रिकस और पैटर बियर के द्वारा जो है गोल्डन राइस का विकास किया, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है और जो कुपोषण को कम करने में अधिक सहायक है। विटामिन ए की कमी से ही जो है बच्चे अधिक मात्रा में कुपोषित हो रहे थे उस समय। तो इस प्रकार WHO ने ही रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि विश्व में जो है लगभग 124 मिलियन जो बच्चे हैं वह विटामिन ए की कमी से ग्रस्त हैं और प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन बच्चों का जो है कुपोषण से मृत्यु हो जाती है। तो इसी को पोषण स्तर में सुधार के लिए, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए जिससे उनको विटामिन ए की कमी पूर्ण की जा सके, गोल्डन राइस का विकास किया गया। और इसी प्रकार गोल्डन राइस का परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में है, इसमें जो है पहली बार जो है गोल्डन राइस को अपनाया गया। फिलीपींस ने 2021 में, जो कि जुलाई का महीना था, उसमें जो है गोल्डन राइस को अपनी कृषि व्यवस्था में मान्यता प्रदान कर दिया। तो पहला ऐसा देश बना फिलीपींस जिसने गोल्डन राइस को अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी कृषि व्यवस्था में अपनाया। इसी प्रकार अभी कुछ वर्ष पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सुपर राइस बनाने के लिए फंड प्रोवाइड किया। और इस सुपर राइस में जो है विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ई, प्रोटीन, जिंक, इन सब की मात्रा भी मौजूद होगी। तो अभी सुपर राइस बनाने के लिए फंड प्रोवाइड कर दिया गया है और इसकी कोशिश की जा रही है कि सुपर राइस बनाया जा सके। इसी प्रकार सुपर बनाना का भी विकास किया गया, जिसमें कि सुपर बनाना में पोषण स्तर को सुधार के लिए इसमें जो है विटामिन, इसमें जो है बीटा कैरोटीन के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है सुपर बनाना में। तो इस प्रकार जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप से पोषण स्तर में सुधार करने की कोशिश की गई। तीसरा लाभ प्राप्त हुआ, इससे खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई। ये कैसे वृद्धि हुआ इसको जानेंगे हम। जैसे कि जीएम सरसों और DMH11, जीएम सरसों कहो या DMH11 का फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसका विकास जो है 2002 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है किया गया। डॉक्टर दीपक पेंटल के नेतृत्व में जो है जीएम सरसों का विकास किया गया। जीएम सरसों कैसे विकसित हुआ? जो सामान्य सरसों जो कि वरुणा किस्म की सरसों है, हमारे पूरे भारत में जो है वरुणा किस्म की सरसों उगाई जाती है। तो वरुणा सरसों में जो है जो कि ग्लूफोसाइनाइट जो है एक खरपतवार नाशी कीटनाशक दवा है। जब
जो कि सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है, ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है भारत में। लेकिन जब इसको हमारी वरुणा किस्में जब हमारी सरसों में किया जाता है, जब ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग खरपतवार को हटाने के लिए, तो खरपतवार के साथ साथ जो है सरसों भी नष्ट हो जा रहा था। इसीलिए जो जीएम क्रॉप्स का विकास किया गया, जीएम सरसों का विकास किया गया। तो वो सरसों जो कि खरपतवार ग्लूफोसाइनाइड के प्रभाव से जो है नष्ट हो जाती थी, उसमें 3 प्रकार के जीन को डाला गया, बार जीन, बारनेस और बार स्टार। ये जो तीनों जीन हैं, इसको मृदा जीवाणु से प्राप्त किया गया था। अब इस जीन को डाल दिया गया है, जिससे जो है जीएम सरसों का विकास हुआ। अब जो जीएम सरसों विकास हुआ, यह जो ग्लूफोसाइनाइड का एक प्रयोग इसमें किया जाने लगा, जिसके प्रयोग से भी जो है फसल में कीट प्रतिरोधक कीट जो होते हैं, जो फसलों में खरपतवार उग जाते हैं, अब सरसों में जो है ग्लूफोसाइनाइड के प्रयोग से खरपतवार ही नष्ट होते हैं, सरसों की फसल नहीं नष्ट होती है। तो इस प्रकार जो खरपतवार के प्रबंधन में मदद मिली और सरसों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। लगभग जो है अब प्रति वर्ष जो है लगभग 30% जो है सरसों की उत्पादकता में वृद्धि होने लगी है, जो कि जीएम सरसों के माध्यम से हुआ। और जीएम सरसों जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है सरसों की एक संकर प्रजाति है। और इस संकर प्रजाति के माध्यम से जो है सरसों की अन्य प्रजातियों का भी निर्माण किया जा सकता है जीएम सरसों से। तो इस प्रकार जो है इससे जो है जीएम क्रॉप्स के ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के माध्यम से खरपतवारों के प्रबंधन में मदद मिली। ये लाभ हमें एक लाभ प्राप्त हुआ। जो चौथा लाभ है कीट प्रतिरोधक क्षमता में विकास हुआ। ये कैसे विकास हुआ? जैसे कि कीट प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल 2 प्रकार के जो है क्रॉप्स विकसित हुए, जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। बीटी कॉटन कपास जो कि बालवाम नामक जो कीट होते हैं, बालवाम के प्रभाव से ग्रस्त हो जाता था कपास, जिससे उसकी उत्पादकता कम हो रही थी। इसीलिए जो है बीटी कॉटन का विकास किया गया, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का विकास किया गया, जिसमें बीटी कॉटन में क्राई1 AB एंड क्राई2 AB नामक 2 जीन को डाला गया, जिससे जो है बीटी कॉटन का निर्माण हुआ। इस बीटी कॉटन जो बना, इसमें क्राई नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि जो बालवाम के प्रभाव होते हैं, बालवाम जैसे कीटों को नष्ट कर देता है, और इससे फसल की सुरक्षा होती है, जिससे कि फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, और इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। क्योंकि जो है बीटी कॉटन में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता है, वो ऐसे ही उच्च वृद्धि विकास करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो ये जो बीटी कॉटन से हमें 2 प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। बीटी कॉटन जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है कपास की जो आधुनिक फसल है, जीएम क्रॉप्स की जो आधुनिक फसल है, जिसका विकास जो अमेरिका के जो मोनसेंटो नामक कंपनी ने किया था। और इस प्रकार जो है बीटी कॉटन के विकास से जो है बालवाम के प्रभाव से सुरक्षा हो पाई कपास की, और इससे जो है पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिली। और जो बीटी कॉटन है, और इसका मुख्य उद्देश्य कीटनाशकों के प्रभाव को कम करना ही था। बीटी कॉटन का उद्देश्य कीटनाशकों के प्रभाव को कम करना था। इसी प्रकार GEAC और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर जो है की अनुमति से जो है बीटी कॉटन की जो खेती है, कपास की खेती है, उसको शुरू किया गया। तब से जो है बीटी कॉटन वर्तमान में जो 95% से अधिक जो है भारत में जो है बीटी कॉटन उगाया जा रहा है, जिससे भारत कपास की उत्पादकता में जो विश्व का जो दूसरा देश है। और भारत में बीटी कॉटन के जो बीज होते हैं, उसको बाल गार्ड के नाम से बेचा जा रहा है, जो कि मोनसेंटो जो कि अमेरिका की कंपनी है, और मोहाइको जो कि भारत की कंपनी, ये दोनों कंपनियां जो मिलकर साथ में बीटी बाल गार्ड बीज को जो है बेच रही हैं। इसी प्रकार जो है पोषण स्तर में कीट प्रतिरोधक क्षमता के लिए दूसरा जो फसल है बीटी ब्रिंजल को बनाया गया, बीटी बैगन को। ब्रिंजल जो कि सामान्य हमारा बैगन था, उसके तने और उसके फ्रूट्स जो फल होते हैं, उसमें कीटों का प्रकोप होता था, जिससे जो है वो खाने योग्य नहीं रहते थे। तो इसीलिए जो है बीटी ब्रिंजल का निर्माण किया गया। वो कैसे निर्माण हुआ? तो सामान्य जो बैगन था, उसमें 2 प्रकार के जीन को डाला गया, क्राई1AC नामक जीन को डाला गया, जिससे बीटी ब्रिंजल विकसित हुआ। इस बीटी ब्रिंजल में क्राई पार्किन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि
बैगन के फ्रूट्स और तने में लगने वाले कीटों से जो है बैगन की सुरक्षा करता है और बैगन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इस प्रकार GEAC ने जो है बीटी ब्रिंजल की अनुमति जो है 2009 में दे दी थी, लेकिन जो है इसका जो है विरोध के कारण जो है इस पर रोक लगा दिया गया था, क्योंकि जो है यह जो है स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा था बीटी ब्रिंजल, इसलिए जो इस पर रोक लगा दिया गया। लेकिन 2013 से जो बांग्लादेश है वह बीटी ब्रिंजल को अपने देश में उगा रहा है, 2013 से ही उसकी खेती कर रहा है। इससे जो 5वां लाभ प्राप्त होता है, नए उत्पादों की प्राप्ति होती है। बीटी जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, नए उत्पाद की प्राप्ति होती है। जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल होते हैं उनसे जो ऐसे जीनों को उगाया जाता है जो कि फसल में नए उत्पाद पैदा कर देते हैं, नए गुण पैदा कर देते हैं। जैसे कि मटर में एल्बुमिन प्रोटीन, टमाटर में इंसुलिन, ये सब जो है इससे जो है हमें नए उत्पादों की प्राप्ति होती है। इससे जो 6वां लाभ है, औषधीय गुणों का विकास होता है। GI तकनीक के माध्यम से जो औषधीय जो पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा की जाती है या फिर अगर उनके गुणों को बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार जो है उनके गुणों में वृद्धि कर दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल के लिए हल्दी और तुलसी के जो है गुणों में वृद्धि हुई है, जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो कि GI तकनीक के माध्यम से ही हुआ है। तो इस प्रकार जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के जो हमें 6 प्रकार के लाभ देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित हो पाए। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में जो इसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार जो है इस प्रकार जो नॉन ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं, नॉन ट्रांसजेनिक, इसमें जो है जीनों को प्रतिरोपण नहीं किया जाता, बल्कि इनसे जीनों को काट कर अलग कर दिया जाता है। जबकि जो है और उन काट कर अलग करने से उन जीवों में वांछित गुण प्रकट हो जाते हैं। और यह जो है फसलों को जो है GM या आनुवांशिक रूप से जो है संशोधित फसल कहा जाता है। लेकिन जो है जो नॉन ट्रांसजेनिक जो फसल होते हैं इनको जो है ट्रांसजेनिक फसल नहीं कहा जाता है, इनको आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इस कार्य को जो है SDM तकनीक के माध्यम से किया जाता है, जिसे जीनों को काट कर अलग कर दिया जाता है SDM तकनीक के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में जाना, GM क्रॉप्स के बारे में जाना। टोटली हमने GM फसलों के विरोध में भी कई जो है कारण हैं जिससे इनका विरोध किया जाता है। इनका विरोध व्यवसायिक आधार पर किया जाता है, पर्यावरणीय आधार पर इनका विरोध किया जाता है, स्वास्थ्य को लेकर इनका विरोध किया जाता है। और सरकार जो है GM क्रॉप्स पर ध्यान नहीं देती, सरकार के कमज़ोर नियंत्रण के माध्यम से इसका विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार GM क्रॉप्स के फ़ायदे हैं तो इसके जो है नुकसान भी हैं। इस प्रकार टोटली GM क्रॉप्स के बारे में जाना। अब हम स्टेम सेल के बारे में जानेंगे। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल जो है ये जंतुओं के शरीर में जो है पाई जाने वाली जो है कोशिका का समूह होता है। स्टेम सेल कोशिका, इसको कोशिका ही कहते हैं स्टेम सेल को। और यह समसूत्री विभाजन के माध्यम से जो है अपने ही जैसे अन्य प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकता है। सेम बिना अपने आप को नष्ट किए वो अपने ही जैसे बहुत अधिक कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकता है। उसी को हम स्टेम सेल कहते हैं। जो स्टेम सेल है इनके लक्षण क्या होते हैं? इनके लक्षण यही होते हैं कि ये जो है विभाजन की कई चरणों को जो पूरा करने में सक्षम होते हैं। और इनमें जो है ये जो है स्वयं को खुद को नवीनीकृत कर सकते हैं। अगर कोई स्टेम सेल उसका कोई भाग खराब हो गया है तो वो खुद को नवीनीकृत कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। और जो स्टेम सेल होते हैं ये जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है परिवर्तित हो सकते हैं, उनमें विभाजित हो सकते हैं। इस प्रकार स्टेम को हम इन लक्षणों के माध्यम से पहचान पाते हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद हैं। स्टेम सेल के जो है कई कार्य भी होते हैं। ये जो है क्षतिग्रस्त जो कि क्षतिग्रस्त मतलब खराब हो रही जो है कोशिकाओं और ऊतकों को जो है उद्भवन कर देते हैं, मतलब पुनर्निर्माण कर देते हैं। अगर खराब हो रही है कोई ऊतक कोशिका है तो उसको नया बना देते हैं, उसका जीवन दे देते हैं इससे को। और ये जो होते हैं कोई कोशिका अगर नष्ट हो रही है तो उसको जो है उसका जो पुनर्पूर्ति कर सकते हैं, उसको पुनः ढाल सकते हैं, पुनः ला सकते हैं। और ये भ्रूणों के विकास और विकास के लिए जो है कोशिकाओं की आपूर्ति करते हैं। स्टेम सेल के माध्यम से भ्रूणों को विकास किया जा सकता है। तो ये जो स्टेम सेल के कार्य होते हैं, स्टेम सेल 4 प्रकार के होते हैं।
टोटिपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल, 4 प्रकार के। जो टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये दोनों जो है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स हैं, मतलब ये जो है भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं होती हैं। तो जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। टोटिपोटेंट स्टेम सेल जो है मानव शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं में जो विभाजित होने की क्षमता होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका में जो है यह परिवर्तित हो सकता है, और इसकी जो प्राप्ति होती है 5 से 7 दिनों की जो अवधि होती है उसमें किया जा सकता है। इसकी जो प्राप्ति होती है वह भ्रूण की अवस्था से की जा सकती है, और लेकिन इसे जब प्राप्त किया जाता है, जब भ्रूण से प्राप्त किया जाता है, तो जिस भ्रूण से प्राप्त किया जाता है उस भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति को जो है पूरे विश्व में प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इससे भ्रूणों की मृत्यु हो जाती है। भ्रूण मतलब गर्भाशय। और टोटिपोटेंट स्टेम सेल, लेकिन टोटिपोटेंट स्टेम सेल का जो विकास है इसको जो है TVF तकनीक के माध्यम से अनुसंधान के द्वारा प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था कराकर टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति की जा सकती है, अनुसंधान के द्वारा की जा सकती है। अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, यह जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल के विभाजन से ही प्राप्त होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसके द्वारा जो है मानव शरीर में जो अधिकांश ऊतक होते हैं और कोशिका होती है उनका निर्माण किया जा सकता है। और चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाता है कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेम सेल है, जिसका प्रयोग करने से जो है नई रोगों का विकास किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है। नई रोगों के उपचार में बहुत अधिक सहायक होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसकी प्राप्ति जो है 3 स्थानों से की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पश्च भ्रूणीय अवस्था से किया जा सकता है, मतलब 7 दिनों के बाद के भ्रूण से, और इसको 12 हफ्ते के अंदर हुए गर्भपात से किया जा सकता है। इसको जन्म के समय बच्चे के जो है गर्भनाल से किया जा सकता है। जो जन्म के समय बच्चे के गर्भनाल से किया जाता है, जो कि एक चिकित्सीय सेवा है, इसको जो है तरल नाइट्रोजन में जो है संग्रहित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जो बच्चे के गर्भनाल से जो स्टेम सेल निकाला जाता है उसको तरल नाइट्रोजन में जो है संरक्षित किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में, जिससे वो सुरक्षित रहता है। इस प्रकार जो है स्टेम सेल के संरक्षण और संरक्षण का जो ये सेवा होता है, जिसे स्टेम सेल को संरक्षित किया जाता है, उसको स्टेम सेल बैंकिंग या कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्टेम सेल संरक्षित किए जाते हैं, भविष्य में जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसको जो है पुनः जागृत किया जा सकता है और इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो स्टेम सेल को जो है संग्रहित, और स्टेम सेल का जो प्रयोग है उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिससे स्टेम सेल लिया गया है। लेकिन ब्लड ग्रुप और HLA के मिलान से उस व्यक्ति के सगे संबंधियों के लिए भी जो उस स्टेम सेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो स्टेम सेल है, इसको 3 प्रकार, स्टेम सेल जो बैंकिंग है ये इसके 3 प्रकार होते हैं: प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग और कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। जो प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग है, ये जिस व्यक्ति से स्टेम सेल लिया जाता है यह उसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसी व्यक्ति का अधिकार होता है उस स्टेम सेल पे, उसी के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग है, इसमें जो है स्टेम सेल को दान कर दिया जाता है। जो स्टेम सेल दान किया जाता है, उस स्टेम सेल का प्रयोग जिस भी व्यक्ति को उस स्टेम सेल की ज़रूरत होती है, जिस भी व्यक्ति में वो स्टेम सेल मैच कर जाता है, उसके लिए किया जा सकता है। मतलब इसको संरक्षित किया जाता है पब्लिकों की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। कम्युनिटी स्टेम सेल होता है जिसमें इसमें परिवार के सभी सदस्य जो है, परिवार के अनेक सदस्य जो है इसमें स्टेम सेल देते हैं, और उस स्टेम सेल का प्रयोग जब भी कभी भविष्य में जब भी कभी किसी परिवार के सदस्य को उस स्टेम सेल की ज़रूरत पड़े तो वह उसकी उसको जो है उससे अपनी जो है चिकित्सीय सेवा करा सकता है। इस प्रकार जो स्टेम सेल बैंकिंग 3 प्रकार के होते हैं। स्टेम सेल चिकित्सा, स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या है, इसके क्या लाभ, इससे बहुत अधिक जो है लाभ प्राप्त होता है। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानेंगे। स्टेम थेरेपी जो है इसका जो है रक्त से संबंधित जो भी रोग होते हैं,
रक्त संबंधी रोगों के उपचार के लिए जो है स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया। ये इन सभी रोगों के उपचार के लिए जो कि रक्त से संबंधित रोग हैं, स्टेम सेल का उपयोगी होता है। इसके द्वारा जो है गंभीर रूप से जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं या जले हुए ऊतक होते हैं या कटे हुए ऊतक होते हैं, उन सब की प्रतिस्थापना की जा सकती है स्टेम सेल थेरेपी की मदद से। और स्टेम सेल थेरेपी से जो है अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे जो रोग होते हैं, जो मस्तिष्क रोग हैं, इनका जो है उपचार किया जा सकता है। और इससे जो है कार्निया, तीसरा पॉइंट है स्टेम सेल की मदद से जो है, चौथा पॉइंट है स्टेम सेल की मदद से कार्निया और रेटिना का निर्माण किया जा सकता है, जो कि निर्माण किया जा सकता है, जो कि नेत्रहीनता को दूर कर सकता है। इससे टाइप 1 डायबिटीज़ और जो है हीमोफीलिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के उपचार में जो है सहायक होता है स्टेम सेल थेरेपी। और स्टेम सेल थेरेपी की मदद से जो है मेरुरज्जु, त्वचा, हृदय, लीवर, इन सभी जो है अंगों का जो है, इन सभी अंगों से संबंधित जो रोग होते हैं उन सब का उपचार किया जा सकता है। स्टेम सेल थेरेपी इसीलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टेम सेल के प्रयोग करने से जो है किसी व्यक्ति में ऊतक और अंगों का भी निर्माण किया जा सकता है। और इससे जो है दांतों का विकास किया जा सकता है। इससे जो है दांत और गंजेपन के उपचार में भी सहायक होता है स्टेम सेल थेरेपी। इस प्रकार हमने स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जाना, जिसका भारत में जो है बहुत अधिक महत्व है स्टेम सेल थेरेपी का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग जो है, क्लोन एक जैविक रचना होती है जो एक जनक यानी एक आदमी से अलैंगिक विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है क्लोन। और क्लोन जो है आनुवांशिक, जैविक और भौतिक लक्षण जनक के ही समान होते हैं, उस व्यक्ति के ही समान होते हैं, उस क्लोन में जो लक्षण मौजूद होते हैं। जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा किसी जीन, कोशिका या फिर अंग का संपूर्ण रूप से जो है जीव की आनुवांशिक प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इस क्लोनिंग विधि से जो है उस जीव के जैसा ही एक जो है प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है। जीव के जैसा ही एक दूसरा जीव जो है उसी के जैसे निकाला जा सकता है क्लोनिंग विधि के द्वारा। क्लोनिंग की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। जो पहला होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग में जो इसमें जीन क्लोनिंग होता है। जीन क्लोनिंग की मदद से जो है जैसे जीआई तकनीक के माध्यम से जो है इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, तो ये इसमें आ जाता है, जो कि मैंने जीएम क्रॉप्स में बताया था। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है, जो कि इसको प्रजनन क्लोनिंग भी कहते हैं। इसमें जो है आनुवांशिक रूप से जो एक जीव का निर्माण किया जाता है। मतलब इसमें जो पूरी तरह से जो एक जीव होता है उसका पूरी एक आनुवांशिक प्रतिलिपि बनाई जाती है आनुवांशिक रूप से। तो इस प्रकार जो क्लोनिंग है, तो इस पर प्रजनन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में जो संपूर्ण जीव का निर्माण किया जाता है, आनुवांशिक प्रतिलिपि तैयार की जाती है, जिसके जो लक्षण होते हैं वह जो जनक के समान ही होते हैं, उस व्यक्ति के समान ही होते हैं जिससे वे क्लोन लिया गया है। इस प्रकार जो है, इसी प्रकार 1996 में स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक थे लॉन व्हिटलैंड ने जो है विश्व का प्रथम जंतु क्लोन डॉली सीप का विकास किया था। यह जो कार्य है SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, SCNT जो है काई कोशिका नाभिक अंतरांतरण नामक तकनीक के माध्यम से जो है किया गया था। और यह जो SCN तकनीक है, यह वयस्क जो जीव होते हैं उनके क्लोन बनाने में जो अधिक सहायक होता है STN तकनीक। तो इस प्रकार प्रथम जो है क्लोन का निर्माण डॉली सीप का जो विकास हुआ था वह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने किया था। भारत में क्लोनिंग की दशा क्या है? भारत में जो है क्लोनिंग का जो शुरुआत है 2007 में हुआ, जिसको NDTRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDTRI के द्वारा किया गया। 2007 में शुरू भारत में क्लोनिंग की
फिर 2009 में जो NDTRI द्वारा जो विश्व का प्रथम भैंस क्लोन जो है गरिमा का विकास किया गया, प्रथम। और दूसरा जो है 2012 में जो NDTRI और सर ए हिंद कश्मीर ने मिलकर जो है कश्मीर विश्वविद्यालय ने मिलकर जो है संयुक्त रूप से विश्व का प्रथम जो है विश्व का प्रथम पश्मीना बकरी जो है क्लोन का नूरी का विकास किया। पश्मीना बकरी जो कि जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, पश्मीना बकरी। इसकी दूध उत्पादकता बहुत अधिक होती है। और 2014 में फिर छत्तीसगढ़ में जो है भैंसों, संकटग्रस्त जंगली भैंसों के जो है बचाने के लिए मादा क्लोन का विकास किया गया, जिसका नाम दीपास था, जिसका मुख्य उद्देश्य था इस भैंस को के प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना था। इस प्रकार जो भारत में 2015 में NDTRI के द्वारा जो है स्वरूपा नामक भैंस क्लोन का निर्माण किया गया। स्वरूपा जो कि इसकी दूध देने की क्षमता जो थी 25 लीटर थी, 25 लीटर। और NDTRI के द्वारा जो है नर पशुओं के क्लोन भी बनाए गए, जो कि आनुवंशिक लक्षण वाले शुक्राणु प्राप्त नहीं कर पाते थे। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो है प्राप्ति के लिए जो है नर क्लोन का भी निर्माण किया गया है, जैसे कि रजत, स्वर्ण, इस प्रकार के जो है नर क्लोनों का विकास किया गया। इससे जो है दूध की उत्पादकता बढ़ी भैंसों की। और इस प्रकार जो NDTRI ने अभी हाल ही में मुर्रा नस्ल के जो है नर क्लोन तेजस का विकास किया है। तो इस प्रकार जो है क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है वो भारत में अभी जारी है, और इससे जो है तरह तरह के जो है क्लोनिंग बनाया जा रहा है, और जीवों की रक्षा के लिए। क्लोनिंग का लक्ष्य क्या रहा, क्लोनिंग की जो कार्यक्रम है जो भारत में, इसका लक्ष्य क्या रखा गया। इससे जो है पशुधन की गुणवत्ता के सुधार और दूध की उत्पादकता में वृद्धि के लिए जो है इसको लाया गया। और इससे जो है क्योंकि भारत जो है विश्व का प्रथम जो है दूध उत्पादकता वाला देश है, लेकिन पशुधन की दृष्टि से जो है यह पशुधन में भी पहले स्थान पर आता है। इस प्रकार जो है दूध की उत्पादकता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो है भैंस क्लोनिंग का निर्माण किया गया, जैसे गरिमा भैंस का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार जो है इसके उच्च उत्पादकता से जो है मादा पशु क्लोन और पशुपालकों तक जो है इन क्लोनों को पहुंचाने के लिए जो है प्रयास किया गया। और इसका दूसरा लक्ष्य ये था कि व्यावसायिक महत्व के जो वस्तु होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ाना था, जैसे कि पश्मीना बकरी का जो उसका जो बाल होता है उससे जो है चादर बनाए जाते थे। विलुप्त हुई प्रजातियों को बचाने की अंतिम कोशिश करना जो है क्लोनिंग का उद्देश्य है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है जंगली भैंसे को बचाया गया, उसकी प्रजाति को बचाया गया। तो इस प्रकार जो है क्लोनिंग के से जो है बहुत अधिक चुनौतियां भी हैं। और मानव के क्लोन, अभी तो पशु जंतु के क्लोन का निर्माण किया जाता है, मानव का क्लोन का अनुमति नहीं है, क्योंकि मानव का क्लोन जब विकसित किया जाएगा तो उससे जो है समाज में रिश्ते बिखर जाएंगे, और इससे जो है समाज इससे बहुत अधिक प्रभावित होगा और एकल जनक की अवधारणा विकसित होगी। मतलब जैसे एक व्यक्ति है, उसी के जैसे जो है समान तरह के उसी के सेम दिखने वाले, उसी के व्यवहार जैसा कई प्रकार के जो है व्यक्ति जन्मेंगे, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होगा और एकल जनक की अवधारणा विकसित होगी। इससे जो विविधता पर जो है भारत की विविधता पर बहुत अधिक असर पड़ेगा, जो कि बहुत अधिक पृथ्वी के लिए बहुत अधिक खतरा पैदा कर देगा। और इससे जो परिवार, समाज और नागरिक अधिकारों को जो है यह अधिकारों को जो है हनन करेगा ये, इसलिए जो मानव क्लोन की अनुमति अभी नहीं दी गई है।